अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आपकी की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद की सर्दी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, दर्जा हरारत में कमी आ रही है और मौसम में खुशगवार तब्दीलियां आने की वजह से शहरी जो हैं वो काफ़ी खुश नजर आते हैं। उनका कहना है कि घरों के अंदर अब जो पकवान तैयार किए जाते हैं, गर्मा गर्म पकवान गर्मा गर्म चाय के साथ जो है वो खाने में बहुत मज़ा आता है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और काफ़ी दिनों बाद आज धूप निकली है। शहर फैसलाबाद के अंदर सूरज जो है वो मैनचेस्टर और पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है और शहरी जो है सर्द मौसम में धूप का, गर्मा गर्म धूप का जो है वो मजा ले रहे हैं। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। शहर के अंदर जो कोरोना वायरस है उसकी सूरत हाल के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि कोविड के केसेस जो है बढ़ते चले जा रहे हैं और गुज़श्ता दिनों के अंदर सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो फैसलाबाद के अंदर ही रिपोर्ट हुए थे। परसेंटेज जो कोरोना के केसेस की थी वो फैसलाबाद के अंदर दूसरे शहरों की निस्बत ज्यादा थी। उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आज का सवाल जो है वो आपसे पूछता चलूं। जनाब, आज सवाल नहीं बल्कि एक कहावत जो है वो कही जाएगी, उसमें से एक लफ्ज मिसिंग होगा। जो शख्स वो लफ्ज बताएगा, लड़कियों के लिए ड्यू कॉस्मेटिक्स की तरफ से इनामात जो है गिफ्ट टेम्पर्स उनको दिए जाएंगे 5 लड़कियों को, और 5 लड़कों को जो है बुलेवार्ड मॉल की तरफ से वाउचर्स फराहम किए जाएंगे। तो जनाब आज का जो फिक्रा है उसको आपने मुकम्मल करना होगा। आसमान से गिरा डैश में अटका। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आसमान से गिरा डैश में अटका। ये जो डैश है इस पे जो लफ्ज लगेगा वो आपको फिल करना होगा, और जैसे ही आप वो उसको फिल करेंगे, मुकम्मल करके फिक्रा मोबाइल उठाएंगे, आप इसको टेक्स्ट करेंगे उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। तो जनाब, अगर आप चाहते हैं कि आप जबरदस्त से गिफ्ट टेम्पर्स जो है वो जीतें, तो उसके लिए आपको इसी नंबर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट करने होंगे। ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट करने वाले 5 लड़कियों को ड्यू कॉस्मेटिक्स की तरफ से गिफ्ट टेम्पर मिलेगा और 5 को जो है वो बुलेवार्ड मॉल की तरफ से वाउचर्स फराहम किए जाएंगे। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। कोविड की सूरत हाल के हवाले से हमारे हॉस्पिटल्स इस वक्त क्या कर रहे हैं, कितने बेड कौन कौन से अस्पताल के अंदर मुख्तस किए गए हैं, उसके अंदर जितने भी आपके कोविड के केसेस के लोग हैं उनको किस तरह से डील किया जा रहा है, और ओवरऑल हॉस्पिटल्स की सूरत हाल कैसी है। क्योंकि कहा जाता है कि हमारे यहाँ 25 लाख के करीब लोगों को संभालने के लायक हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, जितनी तादाद उनकी मौजूद है, लेकिन उनसे काम बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, क्योंकि 1 करोड़ के करीब हमारी आबादी होती चली जा रही है और इतने लोगों को संभालने के लिए डॉक्टर्स जो हैं वो अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं और कम वसाइल के अंदर बेहतरीन काम परफॉर्म कर रहे हैं। और आज हमारे साथ इसी वाले से जो गेस्ट मौजूद होंगे उनका तारफ करवाता चलूं। हमारे साथ डॉक्टर जफर साहब मौजूद हैं जो कि कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हैं, और उनके साथ साथ खुर्रम अल्ताफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि साबिक एमएस रह चुके हैं अलाइड हॉस्पिटल के और कल ही रिटायर हुए हैं। जनाब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप जबरदस्त तरीके से रिटायर हुए और बहुत पुरतपाक इस्तकबाल भी आपका जो है वो किया गया, बहुत अच्छी पार्टीज भी अरेंज की गई और जबरदस्त तरीके से आपने अपने फराइज जो है वो सर अंजाम देते हुए अपनी नौकरी जो है उससे रिटायरमेंट हासिल की। तो जो सर्विसेज आपने प्रोवाइड की उसके लिए सबसे पहले तो हम आपको सलाम पेश करते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने अलाइड हॉस्पिटल को रन किया वहां पे, क्योंकि पंजाब की अगर खास तौर पे बात की जाए, फैसलाबाद की, तो इसके गिरदोनवा के भी बहुत सारे इलाकों के लोग वहां पे आते हैं और टीचिंग हॉस्पिटल है, वहां पे रश सबसे ज्यादा होता है। क्या कहेंगे कोविड की सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि आपने बहुत अरसा, ये तकरीबन 1 साल से डील कर रहे हैं कोविड के हवाले से, कितने बेड मुख्तस किए गए और कल जब आप छोड़ के आ रहे थे कितने पेशेंट्स वहां पे एडमिट थे कोविड के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने खुद ही अभी अपने तारफ में बहुत अच्छे तरीके से बताया कि ये पंजाब का 2nd लार्जेस्ट और पाकिस्तान का 3rd लार्जेस्ट सिटी है, तो इसकी आबादी भी 1 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। इसके अलावा इसकी अगर पेरिफेरी को भी हम इंक्लूड कर लें, क्योंकि इसका ड्रेनेज एरिया बहुत बड़ा है, तो इसमें जंग, चनोट, टोबा, बल्कि बखर, मियाँ वाली तक से लोग मरीज आते हैं। यानी अब ये समझिए कि लाहौर और मुल्तान के दरमियान जो बड़ा एक मेजर हॉस्पिटल है वो फैसलाबाद में अलाइड हॉस्पिटल ही है। जहाँ तक आपने कोविड के हवाले से बात की, तो ये 2nd वेव बिल्कुल शुरू हुई है। 1st वेव से हमने बहुत सीखा, उसमें हमें बहुत तजर्बा हुआ और नया नया कोविड का एक्सपीरियंस था, उसमें हमने कुछ तजर्बे किए। जैसे आपको पता है, पहले हमने गुलाम मोहम्मदाबाद के हॉस्पिटल से स्टार्ट लिया था, क्योंकि उस वक्त अंदाज़ा था कि शायद कोविड पेशेंट इतने ज़्यादा नहीं होंगे और वहीं कैटर हो जाएंगे।
लेकिन जब मरीजों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी, ख़ास तौर पे जब पिछली दफ़ा ईद उल फितर आई, तो उसके बाद मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ, क्योंकि लोगों का एक्सपोजर ज़्यादा हुआ, लोग बाज़ारों में आना जाना शुरू हुए, तो उससे सोशल डिस्टेंसिंग का भी इतना लिहाज नहीं रखा गया, तो मरीज़ बढ़ गए। फिर गुलाम अहमदाबाद की कैपेसिटी से जब मरीज़ ज़्यादा हो गया, तो फिर ये डिसाइड किया गया कि ये बर्डन जो है अब LID उठाएगा। वो हमारे लिए बड़ी हंगामी सूरत हाल थी। उस वक़्त मैं ही MS था और मेरी टीम ने और मेरे साथ VC साहब, ज़फ़र चौधरी साहब, हम साहब ने मिल के दिन रात काम किया, क्योंकि हमारे जो वार्ड थे वो स्पेसिफिकली कोविड के लिए प्रिपेयर नहीं थे। आपको चाहिए पता है कि इसमें दो चीज़ों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। एक तो पेशेंट को हमने आइसोलेशन देनी होती है, दूसरा इसकी मेडिसिन के अलावा ऑक्सीजन का बहुत रोल है। हमारे जो आम हॉस्पिटल में बेड्स हैं, हम सिलेंडर भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हमें फौरी तौर पे ऑक्सीजनेटेड बेड्स लगाने पड़े। हमने तेज़ी से बेड्स को शिफ्ट किया ऑक्सीजन के बेड पे। अब माशाल्लाह हमारे पास जो कैपेसिटी, हमारा आधे से ज़्यादा अलाइड हॉस्पिटल सेंट्रल ऑक्सीजन पे है, यानी हमें मरीज़ के सराहने ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं रखना पड़ता। सिलेंडर में ये कबाहत होती है, एक तो आपको पता है कि वो 2-3 घंटे के बाद ख़त्म हो जाता है, प्रेशर उसका ड्रॉप कर जाता है, उससे पेशेंट में भी पैनिक होता है और उसके अटेंडेंट में भी कि जी सिलेंडर ख़त्म हो रहा है, अब हमारे मरीज़ का क्या बनेगा। सेंट्रल सप्लाई में ऐसा मसला नहीं। यानी पूरा रूम ही ऑक्सीजन वाला होता है, उसमें क्या नहीं, चक्कर होता इसमें है? एक पीछे लिक्विड टैंक लगाया जाता है, उससे फिर पाइपलाइन के थ्रू मरीज के बेड एंड के ऊपर पाइपलाइन के थ्रू? पाइपलाइन के थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई कर दी जाती है। ठीक है। लेकिन उसमें फिर हमें यह प्रॉब्लम आया कि हमारा ऑक्सीजन टैंक की कैपेसिटी कम थी। अब अल्लाह का शुक्र है कि हमने तैयारी अपनी जारी रखी थी, तो सेकंड वेव के लिए अब हमारा सेकंड टैंक भी इंस्टॉल हो गया, यानी टोटल हमारी अब कैपेसिटी ऑक्सीजन की 10,000 लीटर बन गई। ये हमारे लिए बड़ी सफिशिएंट है कि हम काफ़ी मरीज़ 200-250-300 मरीज एट ए टाइम अलाइड में कोविड के, यानी ये 10,000 लीटर जो है वो 250 मरीजों को डील कर सकता है। जी, हमारी एवरेज जो अभी भी कंजम्पशन है वो 5,000 लीटर से ज़्यादा नहीं। तो इसलिए अब इसमें एक और भी इशू है जो मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि बिहाइंड दी सीन भी कितने लोग काम करते हैं, तो फिर लोगों तक वो एक सर्विस की डिलीवरी होती है। बिल्कुल। अब ये जो लिक्विड की गाड़ी आती है और जो आके ये लिक्विड सप्लाई करती है ऑक्सीजन, वो भी डेली आती है और वो लाहौर से आती है। अब सख्त मौसम में या ट्रैफिक के भी जो हालात है उसमें ये गाड़ी तकरीबन रात को चलती है और सुबह यहाँ 4 बजे पहुँचती है। तो पिछली वेव में भी हमारे दिल धड़कते थे कि अल्लाह करे कि कोई खुदा ना खास्ता कोई मसला बन गया तो क्या होगा। लेकिन अब ये कि हम बड़े सेफ साइड हैं कि हमारे पास एक और उसका स्टैंड बाई लिक्विड टैंक है। लेकिन जैसे आपको पता है कुछ हॉस्पिटल्स में वाकयात हुए, तो वो इसमें यही होता है कि इसमें हमने सप्लाई लाइन मेंटेन करनी होती है ताकि लोगों को बर वक्त ऑक्सीजन मिल जाए। बाकी मेडिसिन जो है वो तो सारी अवेलेबल है। सेकंड वेव के हवाले से आपने बात की है, तो अब कल ही मैंने, मेरा जो लास्ट डे ही था, परसों बल्कि, तो हमने ENT का मुकम्मल वार्ड कोविड वार्ड के लिए खाली कर दी। उस ENT वालों को हमने सर्जिकल फ्लोर में उनके साथ एडजस्ट कर दिया। लेकिन इस दफ़ा हम कोई भी वार्ड और कोई भी सर्विस मुअत्तल नहीं कर रहे। उसमें थोड़ी कमी बेशी तो हो सकती है, ऑपरेशन की लिस्ट में थोड़ी कमी कर दी, वार्ड्स में थोड़ी जगह हमने स्क्वीज़ कर दी है, लेकिन वार्ड कोई बंद नहीं किया। तो अब अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो पहले तो मरीज़ एमरजेंसी में लैंड करता है। एमरजेंसी में हमने कैबन्स बनाए हुए हैं ताकि वो मरीज़ वहीं से आइसोलेट हो जाए। सर्दियों के दिन है, इसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से बहुत पेशेंट आते हैं, तो हमारे डॉक्टर्स को फियर होता है कि ये कोविड ही ना हो, तो हम उनको पहले ही उनके लिए अलहदा बे बनाई हुई है, उनमें उनको सेपरेट कर देते हैं। वहाँ से फिर हमारे पास लैब की सहूलत है, उनके टेस्ट चले जाते हैं। दूसरा, हम फ़ौरन ही उनका CT स्कैन, जिसको HRCT कहते हैं, वो भी करवा लेते हैं। HRCT से तो कंफर्म हो जाता है, क्योंकि आपके लंग्स के अंदर अगर पैचेस मौजूद हैं जी तो ये सहूलत ऐसी है जी कि टेस्ट तो 24 घंटे में आना है, HRCT ने हमें उसको बता देना। इससे अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह का बड़ा करम है कि इसकी वजह से हमने बहुत अर्ली मरीजों को ट्रीट किया और इससे बहुत से मरीज बचे हैं जो हमने CT पे ही डायग्नोज कर लिया, और 24 घंटे में फिर रिपोर्ट की जो रिलायबिलिटी है ना, वो भी 100% नहीं, वो 60% के करीब। रिपोर्ट नेगेटिव भी आ जाती है बाज़ लोगों की, लेकिन उनके लंग्स में गया होता है चूँकि, इसलिए हम उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। बस मुख्तसरन मैं आपको ये बताऊंगा कि सेकंड वेव में अल्लाह का शुक्र और अल्लाह का बहुत करम है कि हम वेल प्रिपेयर्ड हैं, पहले से ज़्यादा हमारे पास एक्सपीरियंस है
पहले से ज़्यादा हमारे पास लॉजिस्टिक सपोर्ट है और इंशाल्लाह हम मरीजों को पहले से बेहतर ट्रीट कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र चलें है जी, मरीज भी कम है हमारी दुआ भी है कि इसी जोश जज्बे के साथ अलाइड हॉस्पिटल समेत दीगर हॉस्पिटल जो हैं उनके अंदर कोरोना के जितने भी पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट किया जाए और बेहतर अंदाज में उनको सेहतयाब करके घरों की तरफ रवाना किया जाए। डॉक्टर जफर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ भी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? बहुत सारे कोविड के केसेस ऐसे भी तो होते हैं जो अलाइड में या क्वारंटीन सेंटर्स जहाँ पे बने होते हैं उनकी बजाय कार्डियोलॉजी में चले जाते हैं, उनका हार्ट का प्रॉब्लम भी होता है और जब कोई सांस का मसला बनता है यूं महसूस करते हैं जैसे हार्ट के पेशेंट है और हार्ट का ही मसला बन रहा है और वो उधर चले जाते हैं और बाद में डायग्नोज होता है कि इनके अंदर कोविड भी है। इस तरह के कितने केसेस आए हैं? और अगर किसी के अंदर कोविड मौजूद है और वो हार्ट पेशेंट भी है तो वो उसके हार्ट के प्रॉब्लम्स को ट्रिगर कर सकता है, मजीद बढ़ा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोविड के लिए जो हार्ट पेशेंट है वो बहुत रिस्क पे होता है क्योंकि ऑलरेडी उसकी जो इम्यूनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी होती है। और जब हमारे पास कोई केस ऐसा आता है तो क्लिनिकली पहले वो देखते हैं हमारे डॉक्टर्स, और अगर वो समझें कि इसमें कोविड की कोई हो सकता है कोई एलिमेंट, तो वो फिर फौरी तौर पे हम डीएचओ को लिखते हैं, वो आके उसका सैंपल करते हैं और इस दौरान हमने अपना आइसोलेशन वार्ड इस्टेब्लिश किया हुआ है। हम उस पेशेंट को फॉर द टाइम बीइंग उसमें शिफ्ट कर देते हैं। बाद में अगर उसका कोविड पॉजिटिव आता है या उसके टेस्ट वो बताते हैं कि इसको कोविड है, तो उसका हम सर्जिकल जो प्रोसीजर्स हैं वो थोड़ा डिले कर देते हैं। उसको पहले हम ट्रीटमेंट खुद करते हैं और अगर हम ज़रूरी समझें तो हम पल्मोनोलॉजिस्ट के पास डीएचक्यू या अलाइड में रेफ़र कर देते हैं। तो जब वो कोविड फ्री हो जाता है, उसकी सिम्टम्स ख़त्म हो जाती हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है, तो उसके बाद फिर हम उसका जो कार्डिक प्रोसीजर है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह हम वी आर फुली प्रिपेयर्ड, क्योंकि बेसिकली हमारा आपकी प्रिपरेशन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और ब्रीफली करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ डॉक्टर जफर मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी इंतजामात पे, तो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल के अंदर किस तरह के इंतजामात किए गए? और अगर आपका कहना था कि हम रेफर कर देते हैं अगर उनके अंदर कोरोना के सिम्टम्स हों अलाइड के अंदर, लेकिन कोई पेशेंट जो बहुत सीवियर कंडीशन के अंदर वहाँ पे आता है, कोरोना भी उसमें है लेकिन हार्ट अटैक या ऐसे कोई डिजीज भी उसके साथ ही में चल रही है, तो उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं? नहीं, उसके लिए हमने आइसोलेशन वार्ड अलहदा अपना कायम कर रखा है और उसमें हमारा हाई डिपेंडेंसी जो यूनिट है उसमें वेंटिलेटर्स और सारी ऑक्सीजन और सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। हमारे एफआईसी में वैसे भी सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है, उसका हमें इशू कोई नहीं होता। और बाकी जहाँ तक तल्लक है कोई हार्ट पेशेंट और यानी उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी अगर साथ है तो हम फिर देखते हैं, अगर उसको हार्ट का एलिमेंट ज़्यादा है तो फिर हम अपने पास रखते हैं और वहाँ से एक्सपर्ट जो पल्मोनोलॉजिस्ट है उसको हम बुला लेते हैं, वो आके चेक करके उसको ट्रीटमेंट एडवाइस करके जाते हैं। और अगर हम देखें कि इसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एलिमेंट है वो डोमिनेंट है और हार्ट का अभी कुछ देर इसका गुजारा हो सकता है, तो फिर हम रेफ़र कर देते हैं ताकि पेशेंट वो ठीक हो के हमारे पास आए और सर्जरी के लिए फिट हो। अदरवाइज़ हमारे पास आइसोलेशन का अरेंजमेंट भी है, हमारे पास हाई डिपेंडेंसी यूनिट भी है, हमारे पास वेंटिलेटर्स भी हैं, ऑक्सीजन सप्लाई हमारी वैसे सेंट्रल है, मेडिसिन वगैरह सब कुछ अल्लाह ताला का शुक्र है कि वी आर वेल प्रिपेयर्ड। अच्छा सर, ये बताएं कि डॉक्टर्स तो पहले मैं उनको तो खिराज तहसीन जो है वो अदा करूंगा उनका, क्योंकि अगर कोविड की सूरत हाल देखी जाए तो कोविड की करंट सिचुएशन और इससे पहले जो सिचुएशन है उसमें मसीहा की तरह लोगों के काम आए, सिम्टमेटिकली उनको ट्रीट किया गया और बहुत सारे लोगों की जान जो है वो बचाई गई। इवन लोगों की जान बचाते बचाते कई डॉक्टर्स ने अपनी जान से भी हाथ धोए। आप भी उनके अंदर शामिल हैं जिन्होंने इसके साथ जंग लड़ी। कोविड का वायरस जो है आप दोनों डॉक्टर्स के अंदर भी आया, आपने बड़ी बेहतरीन तरीके से उसके साथ फाइट की। मैं चाहता हूं आपकी उस फाइट जर्नी के हवाले से लोगों को भी आगाह करें ताकि उनको भी पता चले कि अपनी ड्यूटीज तो सर अंजाम दे ही रहे थे आप, लेकिन उसके साथ साथ अपनी सेहत भी, अपनी जान भी दांव पे लगाई थी आपने। तो मैं चाहता हूं पहले डॉक्टर जफर साहब आप बताएं कि किस तरह से कोविड आपको पॉजिटिव आया, सिम्टम्स क्या आए, किस तरह से फाइट किया आपने उसको? देखें जी, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब टाइम टू टाइम हमें इंस्ट्रक्शंस बार बार वो कम्युनिकेट कर रही है कि आप जो कोविड के बड़े सिंपल से एसओपीज़ हैं, यानी आपने जस्ट अपने हाथ आम साबुन से 20 सेकंड तक धोने हैं और बार बार धोने हैं। कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं, आप खाना खाते हैं, आप किसी कागज़ों को आप हाथ लगाते हैं या आप अपना रूटीन वर्क कर रहे हैं,
तो बार बार अपने हाथ यानी आप सैनिटाइज़र से साफ़ करें या साबुन से 20 सेकंड तक धोएं। दूसरा ये है कि मास्क इंतहाई इम्पोर्टेंट है। मास्क जो है, और अगर 6 फुट का फासला, समाजी फासला जिससे हम कहते हैं, 6 फुट का फासला हो और मास्क दोनों यानी पर्सनैलिटीज़ ने लगाए हुए हैं, बेशक वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो इसके फैलने के चांसेस इंतहाई कम होते हैं, यानी ना होने के बराबर होते हैं। उसके बाद यह है कि डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ जो हमारा है, दे आर ऑलवेज एट रिस्क, क्योंकि उन्होंने तो ख़ास तौर पे जो डॉक्टर्स हमारे ऑपरेशन थिएटर में काम करते हैं, जो आईसीयूज़ में काम करते हैं, जो सीसीयूज़ में काम करते हैं, उनका पेशेंट के साथ इंटरेक्शन एक तो लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है और ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली उसमें उनके चांसेस होते हैं। और मुझे भी जून में इसका एक एपिसोड हुआ, तो उसमें जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस थे उसमें ये था कि सबसे पहले तो मेरी सेंस ऑफ स्मेल यानी सूंघने की जो सलाहियत है वो मुतासर हुई। उसके बाद मुझे यानी बुखार हुआ और फिर खांसी हुई। लेकिन जो उस वक्त फैसलाबाद में एक जो रजीम एडवाइस की थी एक्सपर्ट्स ने, जिसमें यानी ये अपना डिस्प्रिन या उस तरह की मेडिसिन थी और साथ में ये एंटीबायोटिक जिस तरह अजिथ्रोमाइसिन है, और ये हमने स्टार्ट की। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि 15 दिन के बाद मेरी सिम्टम्स वो यानी वैनिश होना शुरू हो गई और फिर उसके बाद यानी मैं ठीक हो गया। लेकिन कोविड का टेस्ट तो मेरा नेगेटिव आ गया, लेकिन जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स थे ना, वो मुझे 2-3 महीनों से यानी बाद में भी रहे, जिसमें सांस का फूल जाना, यानी कमज़ोरी, और जो आपका जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा यानी शुगर लेवल था पहले, एलिवेट कर जाता था। हाँ वो यानी पहले अगर थोड़ी मेडिसिन से कंट्रोल हो रहा था, वो मुझे मेडिसिन ज़्यादा करनी पड़ी। इस तरह ब्लड प्रेशर पे इफ़ेक्ट पड़ा। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मेरी गुजारिश होगी कि ये बड़े सिंपल मेजर्स हैं, इनको हम अगर अडॉप्ट कर लें, रश वाली जगह पे हम ना जाएं, अवॉइड करें। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो शादी और ब्याह के जो या किसी के इवेंट्स हैं उनको हम महदूद कर दें। अगर हो सके तो हम कुछ अरसा के लिए उनको मुलतवी कर दें। जब अच्छा मौसम आएगा, जब कोविड का ये स्पेल जो है वो चला जाएगा, तो उसके बाद हम अपने इवेंट्स को रिज्यूम कर सकते हैं। और ये सर्दियों वाला जो इवेंट है, जो एपिसोड है, ये तो ज़्यादा ख़तरनाक है इस वास्ते कि सर्दियों में आपकी जो छाती की इन्फेक्शंस के चांसेस हैं वो आम दिनों में वैसे भी ज़्यादा होते हैं। और जब ये कोविड का उसके ऊपर यानी एलिमेंट आ रहा है, सुपर इम्पोज हो रहा है, तो एक तो इसकी डायग्नोसिस में ज़रा मुश्किल होती है, और दूसरा ये है कि ये फिर अपना मल्टीप्लाई करता है और पेशेंट की जो लाइफ है वो ख़ास तौर पे जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो रीनल फेलियर के पेशेंट हैं, जो कार्डिक पेशेंट्स हैं, उनकी लाइफ को बड़े इसके साथ रिस्क वाबस्ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इस हवाले से क्या कहेंगे, अगर कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल की बात की जाए, एंजियोप्लास्टी वगैरह के ऐसे जो केसेस होते हैं, इनके लिए 1-1 साल का टाइम दिया जाता है, इसके पीछे क्या वजह होती है, फौरन क्यों नहीं की जाती? इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। नंबर 1 तो ओवरऑल कार्डिक पेशेंट्स या दिल की बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल कुछ ऐसे हो गए हैं, शुगर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा हो गया है। दूसरा ये है कि फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इस वक्त तकरीबन 10 अजला को, जिनमें पूरा फैसलाबाद डिवीज़न, पूरा सरगोदा डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहिब, और ये इवन साहिवाल और उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट से पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। तो ये कोई मोहतात अंदाजे के मुताबिक 3.5 से 4 करोड़ की आबादी बनती है जो इस पर डिपेंडेंट है। इवन DI खान से पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि रास्ते में कोई भी कार्डिक इंस्टीट्यूट नहीं है। तो दूसरा ये है कि हम ये नहीं होता कि कोई एमरजेंसी वाला पेशेंट निगलेक्ट होता है, हम फिर कैटेगराइज कर लेते हैं। हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं वो देख लेते हैं कि एक पेशेंट को इमरजेंसी ज़रूरत है एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी की, तो वो फौरी उसको हम एडमिट करके उसकी फौरी कर देते हैं। और बाकी जो पेशेंट्स हैं उनको फिर टाइम, क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम है और हम 30 से 40 एंजियोग्राफीज़ डेली करते हैं,
उसमें हमारी इमरजेंसी वाली भी शामिल होती हैं, आउटडोर से भी हम लेते हैं। तो इस तरह करके ना जी थोड़ा सा मैनेज टाइम सबको कर लिया जाता है। मैनेज सबको डॉक्टर कर खुर्रम लिया। अल्ताफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कोविड के दिनों में बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस इनकी रही है लाइड हॉस्पिटल में, और कोरोना वायरस से खुद भी लड़ते रहे, क्योंकि इनके अंदर भी कोविड की तशखीस जो है वो हुई थी, और किस तरह से इन्होंने अपने आप को ट्रीट किया, इनसे ही जानते हैं। सर बताइएगा, सिम्टम्स क्या है? और पहले तो खौफ एक घर की तरफ से भी रहता है ना कि खुर्रम साहब काम कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, कोविड की अगर लहर आई है तो इनको भी हो सकता है। आपको मना भी करते होंगे कि हॉस्पिटल्स में ना जाएं या ड्यूटी कुछ दिन के लिए तर्क कर दें, लेकिन आपने ड्यूटी परफॉर्म की, अपना अव्वलीन फरीजा पहले जो है वो निभाया आपने। तो किस तरह से ये तशखीस किस तरह से हुई, क्या सिम्टम्स आए, किस तरह से ट्रीट किया आपने? जी जी, जो फर्स्ट वेव आई थी जैसे कि आपने बताया, बड़ा मुश्किल वक्त था उसमें, क्योंकि हम नए से नए वार्ड्स खो रहे थे तो हमारा पेशेंट से एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था। उसमें हमें नहीं पता था, और बाज़ औक़ात मैं, बल्कि अक्सर औक़ात मैं आपको बताऊंगा कि लोग मेरे ऑफिस में आके बैठ जाते थे, क्योंकि मैं किसी को डील कर रहा होता था तो थोड़ी देर बाद वो मुझे बताते थे कि जी हम तो अपना कोरोना का टेस्ट करवाने आए हैं। तो यानी वो लोग जिनको कोरोना पॉजिटिव था मेरे इर्द गिर्द फिरते थे, लेकिन ये कि हम अच्छा, पूरा और आप मास्क ले, देखते होंगे यार ये इतनी सीरियस सिचुएशन है, इसे पता ही नहीं है पता क्या ही कर नहीं, रहा है। क्योंकि लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को पता नहीं था। लोग तो अपनी ज़रूरत के लिए आते थे, तो वो उनको यही नज़र आता था कि हम एमएस ऑफिस में जाएं तो हमारा टेस्ट हो जाएगा। आम लोगों को ये भी नहीं पता था कि टेस्ट कहाँ से होगा। अभी लैब इस्टेब्लिश हो रही थी और ये सारी चीज़ें अभी चल रही थी। उसी दौरान ये हुआ कि जब ये पीक पे था तो मेरी मिसेज भी, क्योंकि डॉक्टर है, सबसे पहले उनको कोरोना हो गया। क्योंकि उनका ओपीडी है, वो सोशल सिक्योरिटी में काम करती हैं, तो सबसे पहले मिसेज को कोरोना हो गया। ये मेरे लिए बड़े मुश्किल दिन थे, यानी अब मेरे घर में भी कोरोना था और अस्पताल में भी कोरोना था। तो अब मुझे लोग कहते थे कि अब आपका बचना बहुत मुश्किल है, आप क्योंकि जहां भी जाएंगे आप वायरस जहाँ भी आपको जाएंगे पकड़ कोरोना लेगा। ही होगा। तो घर में फिर मुझे बच्चों को भी लुक आफ्टर करना पड़ता था, उनको भी आइसोलेट किया, मिसेज को आइसोलेट किया, बच्चों को मना किया, उनको समझाया, उनको अवेयरनेस दी कि बेटा मामा से आपने दूर रहना है इतनी देर। फिर उनके ज़ाहिर है खाना शाना उनको देना, वो घर का सारा निज़ाम डिस्टर्ब हो गया। इस उसके साथ डिस्टर्बेंस साथ के हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे, कंप्लीट डिस्कस इस हवाले से करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जो जर्नी चल रही है खुर्रम अल्ताफ साहब के हवाले से, उससे उस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। खुर्रम अल्ताफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बता रहे थे कि पहले इनकी मिसिस को कोविड का जो सिम्टम्स हैं वो आए थे, कोरोना वायरस की तशखीस उनमें हुई थी, उसके बाद उनको आइसोलेट कर दिया गया। अच्छा सर, फिर बताएं उसके बाद जो आप बता रहे थे कि किस तरह से बच्चों को जी आइसोलेट जी, किया गया। वो फिर लकीली तो मिसेज तो मेरी घर में ही क्वारंटीन होकर रिकवर कर गई, लेकिन वो ज़ाहिर जहनी परेशानी हमें बहुत रही। उस दौरान ही हम वार्ड्स के बड़े काम कर रहे थे, रोज़ नए नए वार्ड में ऑक्सीजन लगा रहे थे और पेशेंट अकोमोडेट कर रहे थे। उस वेव में हमारे 80+ तक मरीज गए। उसके बाद फिर पेशेंट फॉल करना शुरू हो गया ग्रेजुअली। फिर आपको पता है कि जुलाई में आके पेशेंट नीचे की तरफ जाना शुरू हुए और फिर अगस्त में काफ़ी मरीज कम हो गए। उससे एक सेंस ऑफ रिलैक्सेशन आई कि जी चलें अब एक वेव ख़त्म हो गई है, फिर मरीज कम होना शुरू हुए। लेकिन उस वक्त भी हम जब सारे मिलते थे आपस में, और हमारी जो एडवाइजरी कमेटी है, हमारे प्रोफेसर हजरात थे, वीसी साहब उसको चेयर करते थे, हमने अपनी रेगुलर मीटिंग्स नहीं छोड़ी। इसमें हमारे 3 मेडिसिन के डिपार्टमेंट हैं, वो तीनों हमारे प्रोफेसर बिलाल साहब हैं, प्रोफेसर आमर शौकत साहब और आमर हुसैन साहब, और उसके अलावा नईम असलम साहब हैं कार्डियोलॉजी के, तो वीसी साहब, ये हम सारे मिलके हमने अपनी मीटिंग्स नहीं छोड़ी और हम तैयारियां करते रहे, क्योंकि हमें ये पूरा अंदाज़ा था कि जब ये मौसम चेंज होगा, सर्दियाँ आएंगी तो ये दोबारा वेव आएगी। उसी दौरान ये हुआ कि सितंबर में मैं भी कोरोना का शिकार हो गया। मुझे ये नहीं समझ लगी जैसे भी हुआ, लेकिन मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे अटैक अपनी मिसेस की निस्बत सीवियर हुआ। सीवियर अटैक हुआ। वो इस लिहाज से हुआ कि मुझे एक तो फीवर बहुत ज़्यादा हुआ, दूसरा मेरे लंग्स में भी इन्वॉल्वमेंट हुई, क्योंकि मैंने जब फौरी सीटी स्कैन करवाया तो उन्होंने बताया जी कि आपके लंग्स में भी इसकी इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या थी आपकी डॉक्टर? लकीली मेरी सैचुरेशन इतनी फॉल नहीं की, सैचुरेशन मेरी 90 से ऊपर ही रही, 93-4 तक रही। आप लकी हैं फिर तो। हाँ जी, मैं लकी रहा, लेकिन मैं काफ़ी रिस्क पे था, बल्कि मीडिया की तरफ से आपको शायद याद होगा, जी जी, बहुत जगह पे खबरें चल गई थी कि एमएस साहब आईसीयू में शिफ्ट हो गए, लेकिन वो मैं आईसीयू में तो नहीं हुआ, आइसोलेशन में हुआ।
वो फिर मैं एक मरीज बन के रहा, मुझे सब दोस्तों ने समझाया और मैंने भी अपने दिल को समझाया कि अब मुझे एमएस नहीं, मरीज बन के रहना है। मैं फिर तकरीबन 7-8 दिन हॉस्पिटल में मुकम्मल आइसोलेट रहा। उसमें फिर वो मेरी नर्सिंग केयर होती रही, मुझे ऑक्सीजन भी लगी, मेरे साथ जो भी एक ट्रीटमेंट की रजीम हमारी चल रही है। और अल्लाह का शुक्र है कि अलाइड में जो इस वक्त पेशेंट ट्रीट हो रहे हैं वो बहुत उसकी एक स्टैंडर्ड का एक तरीक़ाकार चल रहा है। इसी वजह से हमारी मोर्टेलिटी कम है और वो पेशेंट का सर्वाइवल बहुत है। और ये भी अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि हमारे अपने एम्प्लॉइज़ में से अलाइड के खुदा न खासा कोई किसी की डेथ नहीं हुई। हमारे अपने अमले बहुत डॉक्टर्स को हुआ और स्टाफ को अमले को हुआ, लेकिन वो सारे रिकवर कर गए। उसकी वजह एक तो अल्लाह का करम था, दूसरा ये था कि हमारी टीम माशाल्लाह मुआलिजों की बहुत अच्छी है। एक प्रोफेसर हमारे मुकम्मल तौर पे डेडिकेटेड, आमिर हुसैन साहब, वो हमारे आइसोलेशन के मरीज़ों को ट्रीट करते हैं। डेली वो हर मरीज़ के साथ उनका इंटरेक्शन होता है। जब मैं मरीज़ बना मेरे साथ भी उसी तरह ही उनका इंटरेक्शन था। तो अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी और तकरीबन इसमें रिकवरी में 1 माह लग जाता है, क्योंकि जो वीकनेस और जो आपके वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो उससे निकलते निकलते मुझे 1 माह लग गया। अच्छा, मेरे साथ एक और भी मसला हुआ, जब मुझे हुआ तो मेरे बच्चों को भी हो गए। तो मुझे तो जब इन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया तो मैं फ़ोन पे बड़ा वरीड था कि मेरे बच्चों को अब क्या बना होगा। मेरा छोटा बेटा 6th क्लास में है, उसकी भी मुझे परेशानी थी, उसकी काफ़ी मेरे साथ अटैचमेंट थी। लेकिन मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह फाइनल ईयर में मेडिकल में, बेटी भी मेरी मेडिकल में। तो मेरे बड़े बेटे ने उन सबको संभाला। वो मैं अपने छोटे बेटे से पूछता था, बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ? वो कहता जी मुझे मेरे भाईजान आते थे तो मुझे गोली पकड़ा देते तो मैं खा लेता था, बाकी मैं वीडियो गेम्स वगैरह खेलता रहता था, मेरा टाइम गुजर गया। अच्छा, वो आपसे ज्यादा रिलैक्स थे फिर? वो ज्यादा रिलैक्स, वो साइकोलॉजिकली उस तरह से डिस्टर्ब नहीं थे हाँ जैसे आप थे। बच्चों में। लेकिन आप पे तो बाप की जिम्मेदारी जी, भी थी। मेरे पे वो भी जिम्मेदारी थी, मुझे उनकी परेशानी भी थी और मैं कुछ कर भी नहीं सकता था उनके लिए, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था, वो घर में आइसोलेट थे। लेकिन उन्होंने एक दूसरे को मिलके आपस में ट्रीट करते रहे और उनको क्योंकि पता था कि कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है। अल्लाह का शुक्र है कि वो भी जल्दी रिकवर हो गए। तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस का मेरे पे दौर था कि जब मुझे इससे गुजरना पड़ा, तो अल्लाह का शुक्र है कि उससे भी गुजर गए। बिल्कुल, और हम दुआ भी यही करते हैं कि अल्लाह ताला इस तरह के मामलात में बेहतरी लाए और कोरोना वायरस की जो वबा है वो यहाँ से दूर कर दे। लेकिन दूसरे मुल्कों की निस्बत हमारे यहाँ बहुत अच्छी सिचुएशन रही इस हवाले से, केसेस ज़्यादा नहीं थे। डॉक्टर जफर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, आपके भी घर में किसी को हुआ आपसे हटके? नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र है कि जब मुझे इसका अटैक हुआ ना जी, तो मैंने इधर जो मेरी फैसलाबाद में रिहाइश है उसमें मैंने अपने आप को क्वारंटीन कह लें या आइसोलेट कर लिया। और मैं फिर तकरीबन जब तक वो मेरा टेस्ट नेगेटिव नहीं हुआ मैं इधर ही रहा। तो जंग में मेरा डिस्ट्रिक्ट जंग है, तो वहाँ पे इतना वैसे भी इस यानी पैंडेमिक का ज़्यादा नहीं था, कोई जोर नहीं था? जोर नहीं था। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरे सारे घर वाले बिल्कुल अभी आज तक यानी कोरोना। लेकिन घर वाले वरीड तो होंगे ना कि डॉक्टर साहब? हाँ, वो मुझे बार बार फ़ोन करते कि हम उधर आ जाएं, हम उधर फिर आप आपके पास, रोकते भी होंगे? हाँ उधर हम आपके पास रहना चाहते बिल्कुल जी। हैं, हम अलग किसी रैश में रह लेंगे। लेकिन हम डॉक्टर साहब यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द जो है इस बीमारी को दूर करे। वैक्सीन, कोई ऑथेंटिक वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में भी पहुंचे, यहाँ के भी लोग भी जो इम्यूनिटी है इसके अगेंस्ट डेवलप करें। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ साहब आपका आज के शो में आने के लिए। डॉक्टर जफर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। तो इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपकी ड्रेसिंग बेहतरीन होना जरूरी है। मेरी ड्रेसिंग डेन स्टीवंस बाय साहब जीज की जान से की गई है। और अगर आप चाहते हैं कि वहां से फॉर्मल और सेमी फॉर्मल ड्रेसिंग के लिए इंतखाब करें तो उसके लिए आपको सायरा माल फर्स्ट फ्लोर पे उनकी शॉप पे जाना होगा। तो चलते हैं किचन की तरफ। हमारा सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है और आज हमारे साथ शेफ किंजा की जगह आबिद और यूके शेफ मौजूद होंगे। तो वेलकम करते हैं यूके शेफ आपका शो के अंदर। क्या कहेंगे, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, डिश क्या होगी आज? सर हम बनाएंगे चिकन होसो चिकन।
विद राइस। ऑयस्टर चिकन विद राइस जी। ऑयस्टर चिकन जनाब विद राइस बनाए जाएंगे और शेफ नए आए हैं और नई ही डिश लेके आए हैं। इससे पहले हमारे यहाँ ये डिश नहीं तैयार की गई, तो मैं चाहता हूँ इसकी रेसिपी के हवाले से आप बताएं और इस रेसिपी के अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि यूज किए जाएंगे उस हवाले से। सबसे पहले तो सर इसकी चिकन की क्यूब होंगे, उसके बाद इसकी मैरिनेशन तैयार करके इसको रखेंगे, उसके बाद हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ठीक है। वेजिटेबल होगा, गार्लिक होगा, बटर पेपर होगा, मस्टर्ड सॉस होगी, ब्राउन शुगर होगी और ब्लैक पेपर और रेड चिली गार्लिक। ठीक है। और हम इसकी ग्रेवी बना के फिर इसको चिकन को हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसकी ग्रेवी डाल के इसको अच्छी तरह बुनाई करेंगे। बुनाई करने के बाद फिर इसके राइस तैयार करेंगे सर। यानी ग्रेवी अलग से बनेगी और चिकन जो है वो अलग से फ्राई किया जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसको मैरिनेशन के लिए कौन कौन सी चीजें जो कि जरूरी होती है? मैरिनेशन के लिए सर इसकी सॉस अपनी तैयार करते हैं। ममासीटा सॉस है, उसमें हम ममासीटा सॉस जी, अच्छा, उसमें हम टेस्ट डालेंगे सर। टेस्ट डालने के बाद इसको मैरिनेशन करके रखेंगे। उसके बाद कुकिंग ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम सर इसको ग्रेवी के अंदर डालेंगे, उसके अंदर स्टफिंग करके फिर राइस तैयार किया जाएगा। अच्छा, मैरिनेशन जब कर दी जाती है मोस्ट प्रॉब्ली कितनी देर के लिए आपको मैरिनेट करके रखना होता है? अगर घर के अंदर खवातीन तैयार करती हैं तो वो कितनी देर के लिए इसकी मैरिनेशन करें, क्योंकि यहाँ पे तो हमने कम वक्त के लिए करनी होती है। बेहतर क्या है, कितनी देर? कम से कम सर 1 घंटा होना चाहिए ताकि जो मैरिनेशन है चिकन और बीफ के अंदर जज़ब हो जाए। जज़ब हो जाएगी तो उसके यानी कि अच्छा फ्लेवर अच्छा आएगा, टेस्ट जो होगा उनके अंदर जज़ब हो जाएगा, वो फ्राई करने में भी टेस्ट डिफरेंट नहीं होगा। अच्छा, चिकन क्यूब्स जो बनाए जाएंगे वो फ्राई किस में करेंगे? गोल्डन कुकिंग ऑयल में या गोल्डन घी में? सर कुकिंग ऑयल में करेंगे। गोल्डन जनाब, गोल्डन कुकिंग ऑयल में इसे फ्राई किया जाएगा। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का यह कहना है कि इसे अफजान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ तैयार किया जाता है, जिसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी है। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई इसके अंदर मौजूद है। तो अगर आप चाहते हैं कि खानों की लज्जत को 4 चांद लगाएं तो उसके लिए आपको गोल्डन कुकिंग ऑयल का इंतखाब करना होगा। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे शेफ जो हैं वो किस तरह से मैरिनेशन करते हैं। इनके 1 बाय 1 स्टेप्स जो हैं जो आपने परफॉर्म करने हैं उस हवाले से भी बताते जाएं और परफॉर्म भी साथ साथ करते जाएं ताकि हमारी ऑडियंस को पता चल सके कि आज की जो डिश है ऑयस्टर चिकन वो किस तरह से बनाया जाएगा। फ्राइड राइस के हवाले से तो कई दफा हम तैयार भी कर चुके हैं, लोगों को काफी पता है, लेकिन दोबारा से उसकी रेसिपी भी बताएंगे। लेकिन ऑयस्टर चिकन मैं चाहता हूं आप तैयार करना शुरू करें और साथ साथ में ब्रीफ करते चलें। क्यूब्स इसके किस तरह से करने हैं और मीट पीसेस कौन से इसके लिए लेने हैं ये भी साथ साथ बताते चलें। ये चिकन हम लेंगे, इसके 2 स्लाइस करेंगे। ठीक है। और चिकन जो खास तौर पे लिया है ये ब्रेस्ट का पीस लिया है? चेस्ट पीस है सर। इसके हम स्लाइस करेंगे चिकन क्यूब। वो घर में जितनी खवातीन चाहेंगे उस हिसाब से स्लाइस कर सकते हैं। जो इसकी रेगुलर स्लाइस है वो इसकी क्यूब कटिंग होगी या जूलियन कट होगा? नहीं सर, क्यूब कटिंग होगी सर इसकी। ठीक है। वेजिटेबल की क्यूब कटिंग होगी, बाकी आप अपनी मर्जी से डालना चाहेंगे तो आप अपनी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है जनाब, इसकी क्यूब कटिंग जो है वो खास तौर पे की जाएगी और क्यूब कटिंग करने के बाद इन क्यूब्स को मैरिनेट किया जाएगा। जी, मैरिनेट करके इसको रखेंगे। हाँ, उसके बाद ग्रेवी तैयार करेंगे। जी, उसके बाद सर हम इसको ग्रेवी के अंदर डालेंगे। मैरिनेशन वाली चीज इस पैन में, इस हंडिया में हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे जी। और चावल जो है वो इस कढ़ाई के अंदर जो है वो तैयार किए जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ मैरिनेशन के स्टेप्स भी आप साथ साथ बताते चले जाइए और वेजिटेबल्स कौन कौन सी यूज होंगी इसके? वेजिटेबल सर इसमें कैरेट होगी, ग्रीन कैप्सिकम होंगे, ऑनियन होंगे और कैरेट होंगे सर। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वेजिटेबल्स ऑलरेडी हमने कट करके यहाँ पे रख ली हैं ताकि जो है वक्त का ज़िया ना हो और हम जल्द अज जल्द जो है वो डिशेस तैयार करें। तो क्यूब कटिंग जनाब कर ली गई है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? नेक्स्ट हम इसको सर मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन करने के बाद हम इसकी हम सॉस बनाएंगे। पहले ऑयल डालेंगे, उसके बाद गार्लिक उसको सोते करेंगे हल्का सा। हल्का करने के बाद उसका टेस्ट लगा के उसके बाद हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। अच्छा, ऑयस्टर चिकन के साथ जब आप इसको सर्व करते हैं फ्राइड राइस को, इसके साथ कौन कौन सी जूसेस होते हैं या ड्रिंक्स होती हैं जो कि लोग ऑर्डर करते हैं, पसंद क्या करते हैं इसके साथ? लेमनेड ज्यादा पसंद करते हैं? लेमनेड ये होता है थोड़ा सा डार्क स्पाइसी, उसके साथ लेमन इस्तेमाल करते हैं। बाकी ड्रिंक आप खुद चॉइस करते हैं, मतलब जो आपको पसंद हो इस हिसाब से। और न्यूट्रिशनल वैल्यू के हवाले से अगर गुफ्तगू की जाए तो वो भी बड़ी बेहतरीन है। फ्राइड राइस जो है उनसे आपको कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मिलते हैं और बाकी स्पाइसेस से बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं और चिकन से आपको प्रोटीन सोर्स से आपका वो मिलता है। तो एक हेल्दी डाइट है, अगर आप घर के अंदर बनाते हैं तो बेहतरीन है, क्योंकि चाइनीज आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है लोगों में और लोग चाइनीज को बड़ा पसंद कर रहे हैं, चाइनीज खानों को, और रेस्टोरेंट्स के अंदर भी उनकी डिमांड बढ़ रही है। तो वक्तन फवक्तन हमारी इसलिए कोशिश होती है कि हम चाइनीज डिशेस के हवाले से लोगों को आगाह करते रहें। तो मैं चाहता हूं आप डिश को तैयार करें, उतनी देर हमारे जो आज के गेस्ट हैं मैं उनकी तरफ चलूंगा। आज के गेस्ट हमारे बड़े अहम गेस्ट हैं जनाब, हमारे साथ एहतशाम जावेद साहब
पहली दफा हमारे मॉर्निंग शो में मौजूद हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं और इसके अलावा मारूफ बिजनेसमैन हैं हमारे शहर के। तो जनाब वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। आखिरकार आज हमने आपको पकड़ ही लिया, काफी दिनों से टाइम नहीं दे रहे थे लेकिन टाइम आज आपको निकालना पड़ा। क्या कहेंगे सर, बिजनेस सूरत हाल कैसी है हमारे शहर की, बेहतरी आ रही है एक्सपोर्ट्स में? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहरहाल इस मुश्किल दौर में, मुश्किल हालात में पाकिस्तान की ओवरऑल और स्पेसिफिकली टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्री इंप्रूव कर रही है, ग्रो कर रही है। तो ये बड़ा खुशाइन बात है और हम समझते हैं कि इसके अंदर जहाँ तक हमारे बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि मैं समझता हूँ, आई बिलीव इन दैट कि जब भी मुश्किल हालात आते हैं तो उनके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ छुपी हुई होती हैं। तो अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, आप पॉजिटिव हैं, तो आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। तो हमारी हुकूमत ने भी कुछ इसी तरीके से स्टेक होल्डर्स को ऑनलाइन लिया, ऑन बोर्ड लिया और कुछ ऐसे सोल्यूशंस दिए जो मैं समझता हूँ अगर हुकूमत को कहीं से गैप मिला तो हुकूमत ने वो कुशन हमें दिए, स्टेक होल्डर्स को दिए और हमने फिर उसी उनको यूज़ करते हुए बिजनेस कम्युनिटी ने उस पर रिएक्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक्सपोर्ट्स की एक देख रहे हैं कितनी अच्छी गैप, कितना अच्छा जंप लगा चुके हैं। ये वो सारी चीज़ें जो बड़े पॉजिटिव ग्रो। लेकिन इसके अलावा अगर हट के बात की जाए, इससे थोड़ी गवर्नमेंट क्रेडिट सारा खुद ले रही है, लेकिन बहुत सारे बिजनेसमैन जो यहाँ पे आते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड भी लोग जो आए, उनसे जब मेरी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने एक पॉइंट के ऊपर रोशनी थोड़ी सी डाली, मुझे वो समझ भी आया, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। उनका कहना है कि बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया और इसके अलावा चाइना को भी अगर इंक्लूड कर लिया जाए, उनकी एक्सपोर्ट्स में कमी आई है। उसकी वजह ये थी कि कोविड के केसेस वहाँ पे ज़्यादा थे, इंटरनेशनल मार्केट का रुझान पाकिस्तान में बढ़ा, ऑर्डर्स की तादाद बढ़ी और खाम माल कम होने की वजह से, ऑर्डर ज़्यादा होने की वजह से जो है वो आपके बूम आया इंडस्ट्री के अंदर, ये वजह है। और जब वो फुली फंक्शनल दोबारा से हो जाएंगे, ये एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स कम हो जाएंगे, ना सिर्फ ऑर्डर कम होंगे बल्कि रूटीन से भी शायद नीचे आ जाएं। इसमें कितनी सदाकत? देखें जी, इसके दो पहलू हैं या दो इसके पार्ट्स हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। पहली बात, यहाँ तक बात ठीक है कि रीजनल, हमारे रीजन के अंदर इंडिया, चाइना, बांग्लादेश में कोविड की सूरत हाल पैदा हुई जिसके नतीजे में हमारे पास ऑर्डर्स आ गए। लेकिन मेरा, अगर ये कोई बिजनेस कम्युनिटी ये क्वेश्चन करती है तो मेरा उससे भी क्वेश्चन है कि नॉट बीइंग बिजनेस पार्ट ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी, और अगर गवर्नमेंट कहती है कि सिर्फ वो कर रही है तो मेरा उससे भी सवाल है कि देखें, हाउ इट कम्स पॉसिबल कि ताली दो हाथों के बगैर बज जाए। टू हैव अ क्लैप यू नीड टू हैंड्स, ठीक है। जब वो दो हाथ कौन है? एक हुकूमत की पॉलिसी, हुकूमत ने क्या किया, आपके पास अपॉर्चुनिटी आई, आपके पास आपको थोड़ी सी सपोर्ट मिली, आपको आपके वेव ऑफ हुए, कर्जा जात के टाइम मिला, अब हुकूमत को गैप मिल गया, हुकूमत की लाइबिलिटीज कुछ कम हुई, हुकूमत ने वो ही इस कोविड के दौरान आपको रीजनल कंपेटिटिवनेस की तरफ ले गई। मिसाल के तौर पे हुकूमत ने एक स्कीम मुतारिफ की जिसका टफ नाम है, उसके अंदर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के ऊपर 4% के ऊपर आपको लोन मिल गया, उसकी एक सीलिंग दी वो मार्च तक, 31 मार्च तक इंडस्ट्री के लिए। अब उसी स्कीम के तहत आपके पाकिस्तान के अंदर इस टाइम डिजिटल मशीन्स लग रही हैं, आपने खुद उसको विजिट किया। फैसला पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल, पाकिस्तान की पहले, और मजे की बात बताऊं, वो दुनिया के अंदर 3 मशीन है। अच्छा, वो दुनिया में 3 या 4 मशीन है जो हमारे लगी। इट मींस वी आर ग्रोइंग। नंबर 2, पाकिस्तान के अंदर एक लग के चल पड़ी है, दूसरी की इंस्टॉलेशन चल रही है। तो पाकिस्तान में तो नई टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल पे काम हो रहा है। तीसरी बात, क्यों कम होगी? तो उसकी एक ही वजह हो सकती है कि हम रीजन के अंदर बेवारा हो जाएं, हम कंपेटिटिव ना रहें। अगर आज हम बांग्लादेश के साथ बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश और हमारा कस्टमर कभी भी इसलिए हमारे पास नहीं आया, हमने उसे कंपेटिटिवनेस के ऊपर अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है। अगर उसे प्रोडक्ट्स चाहिए भी हैं, लेकिन ये आंसर खत्म नहीं हुआ कि हम वारे में आ गए। हमारी एनर्जी कॉस्ट बहुत कम कर दी गवर्नमेंट ने, और ये वो इकदाम हैं जिनको अप्रिशिएट करना चाहिए। देखें जी, अगर ये ना हुआ होता तो वजीर आज़म पाकिस्तान फैसलाबाद में आगे बबांगे दोहल ये कैसे कह सकते थे ही इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? वो एक बिजनेस कम्युनिटी के सामने बैठे हैं, आपका चेंबर उन्हें होस्ट कर रहा है। 350 कोविड के दौरान 300-350 के बिजनेस, सिलेक्टेड बिजनेस कम्युनिटी वहां बैठी है जो आपको लीड करती है। उनके सामने हाउ इट पॉसिबल कि एक आपका प्राइम मिनिस्टर कौमी इदारे का बंदा आके बात करे? बात में सदाकत है, क्लैप दोनों तरफ से हो, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, गवर्नमेंट ने उसे अवेल किया, पॉलिसीज दी,
बिजनेसमैन ने उस पर रिएक्ट किया। आज का बिजनेसमैन ये कह रहा है, बेबहा हर मीटिंग में कह रहा है कि जी थिंग्स हैव बीन इम्प्रूविंग। आज हर मिनिस्टर तैयार है फैसलाबाद आने में, आज हर बड़ा पॉलिटिशियन तैयार है फैसलाबाद विजिट करने में। क्यों? क्योंकि उसको आज सुनना कम पड़ेगा। आज वो कोई अप्रिसिएशन को एक्नॉलेज, मैं खुद बीइंग प्रेसिडेंट चैम्बर, मैं इस पे बिलीव करता हूं कि अगर प्रॉब्लम्स हैं तो अप्रिसिएशन भी होनी चाहिए। अगर कोई परफॉर्म, बिल्कुल, एक्नॉलेजमेंट भी बहुत जरूरी है। आप एक बच्चा फर्स्ट आता है, उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो हौसला अफजाई नहीं होगी तो वो आगे से फिर उस तरह से मेहनत नहीं करेगा जैसे करेगा। स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए आपको वो पोजीशन बरकरार रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो अगर गवर्नमेंट इसी तरह पोजीशन उसको अपनी बरकरार रखनी है, टैक्स जो है उनको वेव ऑफ करना पड़ेगा। और खास तौर पे जो आपने बात की कि नई टेक्नोलॉजी इंस्टॉलेशन उसकी की जा रही है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर गवर्नमेंट को कोई ना कोई ऐसी और मजीद बेहतरी लानी चाहिए जिससे हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसके अंदर बूम आए। क्योंकि अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको हमने इंप्लीमेंट यहाँ पे भी करना है। हमारे यहाँ भी उतना ही इस इंडस्ट्री में बूम आ सकता है जितने दूसरे मुल्कों में आ रहा है। आप क्या कहेंगे किन किन जगहों पे अभी गवर्नमेंट को गौर करने की जरूरत है, कौन कौन से टैक्सेस के रिलीफ मिलने की जरूरत है? देखें जी, अभी गवर्नमेंट इज गोइंग टू अनाउंस टेक्सटाइल पॉलिसी, वो कबीना में अभी जा रही है, ईसीसी में अप्रूवल के लिए जाएगी, फिर कबीना में जाएगी। तो उसके जो सेलेंट फीचर्स हैं जो हमें पता है, जो हमने, दे आर वेरी गुड। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने उसमें अनाउंस कर चुकी है कि इलेक्ट्रिसिटी वो 5 साल के लिए आ रही है टेक्सटाइल पॉलिसी। सबसे अप्रिशिएटेबल चीज ये है कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू अनाउंस अ पॉलिसी फॉर लॉन्ग टर्म। हमारा हमेशा से ये है कि आपने बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस देना है कि वो इन्वेस्ट करने जा रहा है, उसको पता हो 5 साल तक ये चीजें छेड़छाड़ नहीं होगी। इंडस्ट्री के लिए तो खैर 5 साल भी 5 दिन होते हैं। यू हैव टू अनाउंस द पॉलिसी फॉर इवन मिनिमम 10 ईयर, लेकिन ठीक है कोई 5 साल के लिए भी तो अनाउंस करे, पहले से तो बेहतर है, पहले से तो बेहतर है ना। तो वो तो एक जबरदस्त चीज आ रही है। उसके अंदर जो सेलेंट फीचर्स हैं, नंबर 1 मेरे क्या आपकी रीजनल कंपेटिटिवनेस के आपको एनर्जी मिलेगी। दूसरा, हमारा बड़ा दरीना मुतालबा जीरो रेटिंग का रहा है। उसके अंदर ये भी तजवीज़ किया गया है कि जीरो रेटिंग को बहाल किया जाए। और उसके साथ साथ हम अगर गवर्नमेंट को टैक्स नेट बढ़ाना है या अपनी रेवेन्यू बढ़ाना है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को जाना चाहिए। उसके बहुत सारे और जराए। आप उन लोगों के पास जाएं जो अनरजिस्टर्ड हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करें कि वो परफॉर्म करें, और जो रजिस्टर्ड आदमी है उन्हें फैसिलिटेट करें। बिल्कुल, जो ऑलरेडी टैक्स नेट का हिस्सा है उन्हें स्क्वीज ना करें, उन्हें रिलैक्स करें ताकि वो एक कॉन्फिडेंस हो। उन्हें देखें, पर्क्स दें। मैं मिसाल देता हूँ, आपका एक टैक्स पेयर है, वो एक इनकम टैक्स स्लैब के अंदर 1 मिलियन एनुअल पे कर रहा है, तो भाई वो एयरपोर्ट पे जाए, उसके ऊपर वहां स्लैब लगाओ कि जी टैक्स पेयर्स फॉर टैक्स पेयर लाइन। तो देखो जी, नॉन टैक्स पेयर तो उसमें नहीं ना लगेगा। तो टैक्स पेयर जाएगा, वो क्यू के बगैर एंटर हो जाएगा, उसकी बोर्डिंग लॉजिंग सारी आसानी से हो जाएगी। नॉन टैक्स पेयर लाजमी सोचेगा कि यार ये रिस्पेक्ट क्यों मिल रही है इसे। तो ये वो इनकरेजमेंट है जो टैक्स पेयर, ये जेस्चर्स होंगे तो बेहतरी आएगी। उसके लिए गवर्नमेंट को मजीद जो है इसके ऊपर काम करना होगा। इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद। हमारे यहाँ मॉर्निंग शो में कुछ दिन पहले मियां नईम, जो कि PHMA से उनका ताल्लुक है, वो भी आए थे। वो भी बड़े फूड लवर थे और उनके साथ भी डिस्कशन बड़ी ज़बरदस्त चली थी। और एहतशाम जावेद के हवाले से भी मुझे पता चला है बड़े ज़बरदस्त फूड लवर हैं और हर चीज़ के टेस्ट के हवाले से उनके टेस्ट बड्स जो हैं वो बड़े कॉन्शियसली टेस्ट करते हैं चीज़ों को। क्या कहेंगे, सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ आपको पसंद है खाने के अंदर, घर के अंदर पाकिस्तानी डिशेज में अगर बात करें, सबसे ज़्यादा आपको कौन सी चीज़ पसंद है खाने में? देखिए जी, वैसे तो मैं तकरीबन सब कुछ 1-2 चीज़ों के अलावा बाकी सब चीज़ ही खा लेता हूँ। अच्छी पकी हुई हर चीज़ खा लेता हूँ। लेकिन अगर माय फेवरेट अगर कुछ बात कहें तो देसी मुर्ग का शोरबा और मिक्स वेजिटेबल्स, सर्दियों में साग, ये कुछ इस तरह यखनी टाइप जो बनती है। हाँ, इस तरह। तो वो खुद भी बना लेते हैं या फिर? नहीं, मैं खाने वालों में से हूँ, पकाने वालों में से। अच्छा, किसके हाथ की सबसे अच्छी लगती है आप? अम्मी के हाथ की। और उन्हें रिक्वेस्ट करते होंगे, बाज़ होता है ना, आपके फॉरेन टूरिस्ट भी होते हैं तो वहां पे मिस करते होंगे माँ के हाथ का खाना? नहीं, बहुत जल्दी होती है वहां जाके हमेशा वजन कम होता है मेरा, क्योंकि वहां पर सिर्फ जरूरत का खाया जाता है। वजन हमेशा सिर्फ एक ही फॉरेन टूर पे बढ़ता है, वो है सऊदी अरेबिया। वहाँ खजूरें बहुत मिलती हैं, वहां पे फिर दबा के खाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा माँ के हाथ से हटके वाइफ के हाथ का खाना नहीं आपको पसंद? नहीं, मैंने आपने पूछा था किसका ज्यादा पसंद है? ज्यादा पसंद।
लेकिन वाइफ के हाथ का भी पसंद है। आप पटवाएंगे। लेकिन इतना नहीं पसंद जितना अम्मी जी के हाथ का। हाँ, आप पक्के हैं इस बात पे। अच्छा, ये बताएं, अगर बाहर खाना खाना पड़े, डिशेस हमारे यहाँ ट्रेडिशनल डिशेस की अगर बात की जाए, कढ़ाइयाँ भी हैं, कबाब भी हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आउटिंग के लिए जाते हैं, डाइन इन करते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा क्या चीज़ खाते हैं आप? देखिए जी, मेरी कोशिश होती है कि जब मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं उनका कल्चरल फूड लूँ। हाँ, मतलब एक्सपोजर हो, एक्सपोजर हो, जस्ट टू हैव टू टेस्ट देयर बर्ड। उसमें मुझे टर्किश फूड बहुत पसंद है। मैं टर्की में जाएं तो उनका फूड बड़ा हमारे, एक तो सबसे बड़ी बात यह कि हलाल फूड की अवेलेबिलिटी होती है। हाँ, तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मुस्लिम ममालिक या जहाँ जिन ममालिक के अंदर आपके हलाल फूड मिल जाए तो आई जस्ट ट्राइड कि उनका फ्लेवर लाजमी टेस्ट हो और उनका फ्लेवर में खाना खाया जाए। अच्छा, उनके फ्लेवर से फिर आपको उनके कुछ कल्चर का भी पता चलता है। कुछ लोग स्पाइसेस को पसंद नहीं करते और कुछ लोग बहुत ज्यादा स्पाइसेस को पसंद करते हैं। तो जब आप वर्ल्ड वाइड टूर पे होते हैं या बिजनेस मीटिंग्स के हवाले से विजिट करते हैं, तो वहाँ के कल्चर के हवाले को भी समझने का मौका मिलता है और उनके कल्चर से रिलेटेड जो डिशेज वहाँ पे मौजूद होती हैं उससे भी काफ़ी एक्सपोजर होता है। सबसे अच्छा आपको किसका लगा? टर्की से हटके अगर बात करें, अगर आप यूनाइटेड किंगडम में चले जाएं, वहाँ पे बेहतरीन डिशेज कौन सी लगी आप? नहीं, देखें जी, मैं नहीं समझता, बाकी तो यूरोपियन स्टैंडर्ड या चाइनीज फूड्स या डिफरेंट फूड्स होते ही हैं, बट आई प्रेफर टर्किश फूड इज वन ऑफ द बेस्ट, वर्ल्ड्स बेस्ट फूड, आई प्रेफर। अच्छा, और टर्किश फूड के अंदर ये चीज मैंने बड़ी ऑब्जर्व की है कि एक नॉर्मल क्वांटिटी में प्रोटीन, नॉर्मल क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स और अनहेल्दी डाइट का यूज नहीं वो करते। बिल्कुल नहीं करते। सबसे अच्छी बात, क्योंकि मैं खुद बहुत कम स्पाइसेस लेता हूँ नॉर्मली भी, हमारे घर में भी जो खाना पकता है वो ज्यादा स्पाइसी नहीं होता, तो टर्किश फूड भी नॉन स्पाइसी होता है, तो इसलिए मेरे शायद इसलिए भी टेस्ट बर्ड्स हैं और मुझे बहुत लाइक। फिर वहां पर जितना भी फूड बनता है वो बहुत हेल्दी होता है, जहां पर भी आपको मिलता है। इट्स अ वेरी हेल्दी फूड, वेरी इजी टू हैव, बट डिफरेंट। मैं वहाँ ट्रैवल भी ज्यादा किया है, वहाँ बिजनेस भी टर्किश मशीनरी के हवाले से, सेकंड मशीनरी के हवाले से। यूरोप मैंने बहुत विजिट किया है। यूरोप में मुझे लॉन्ग ट्रैवलिंग, यूरोप के अंदर ना फास्ट फूड बहुत ज्यादा है, हाँ, तो इसलिए वहाँ पर चीजें डिफरेंट है। आपको अगर रीजनल डिफरेंट कल्चर्स वहाँ मिलते हैं आपको यूरोप के अंदर डिफरेंट। चाइना इज एंटायरली डिफरेंट स्टोरी, वहाँ पर तो सूप ही है, तो कदी कदी पीना होता, तो वो ये सिलसिला है। अच्छा, अगर बात की जाए चाय की, तो चाय आप सुना है कि बड़ी जबरदस्त बनाते हैं, तो खुद तो पीते हैं, कभी किसी ने फरमाइश भी की कि एहतशाम आपके हाथ की चाय हो जाए? देखें जी, एक ही तो चीज मैं अच्छी बनाता हूँ, वो चाय। वो इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए कि मैं हर किसी को बुलाता हूँ। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात की इन्होंने। तो और ये कोई खास लोग ही होंगे जिनके लिए आप बनाते हैं, और माजी भी तो कभी कभी कहते होंगे एहतशाम आपने, क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं वो जरा एडिक्ट होते हैं टी के, तो उनकी तरफ से भी कभी फरमाइश आई है? नहीं, देखें जी, मैं सवाए अपने पेरेंट्स के अलावा कभी किसी के लिए नहीं बनाता। मैं समझता हूँ मुझे उन्हीं के लिए बनानी चाहिए। एक ही तो चाय आती है, तो लेकिन वो मैं कहते हैं अच्छी बनाता हूँ खुद भी। और एक मॉर्निंग टी जौन सी है वो मैं बड़ा एडिक्ट हूँ इस मॉर्निंग टी का, वो मैं लाजमी मॉर्निंग टी आई जस्ट वांट टू हैव। अगर मैं कभी लेट भी हो रहा हूँ, आई जस्ट कैरी माय मग विद मी टू हैव दैट टी। क्योंकि और आज भी शाम साहब अपना मग साथ लेके आए हमारे मॉर्निंग शो पे, हालांकि हम सर्व कर सकते थे इनको, लेकिन अपनी चाय खुद साथ लेके आए। अच्छा, बिजनेस कम्युनिटी की अगर बात की जाए, हमारे यहाँ जो ट्रेंड है, जिस तरह से बिजनेस को हैंडल किया जाता है, दूसरे मुल्कों के बिजनेस से कंपेयर अगर करें तो कितना डिफरेंस है एसओपीज के हवाले से, और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस उनकी होती हैं, क्वालिटी क्या उनकी होती है, हमारे यहाँ क्वालिटी क्या होती है, इंटरनेशनल मार्केट अगर किसी मुल्क से कोई माल उठाती है तो उसके इवज क्या चीजें उसके अंदर देखती है, क्वालिटी क्या है और रेट क्या है उसका, ये इन तमाम चीजों के हवाले से थोड़ा गाइड करें। देखिए हनान, जब अब बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट की, देयर आर टू बिजनेस एथिक्स में। एक आपका इंटरनल एथिक्स, आप अगर इंडस्ट्री की बात करें, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं तो मैं ज्यादा इंडस्ट्री की बात करता हूं, मेरी एक्सपर्टीज भी उसी के अंदर है। तो जो मुल्क आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ गए हुए हैं, वहां पर फैसिलिटेशन बहुत है इंडस्ट्री का, हमारे यहाँ उसका फुकदान है। मैं हमारे यहाँ तकरीबन 22 से 23 डिपार्टमेंट हैं, जिन्हें मैं 22-23 जोंके कहता हूँ, जो आपकी इंडस्ट्री को लगी हुई है। मतलब यू हैव टू बी वेरी, मतलब एक पर्सन या एक डिपार्टमेंट आपके अंदर इंडस्ट्री का ऐसा होता है जो हर वक्त उन्हीं के साथ जूझता होता है। वन ऑफ योर डायरेक्टर्स आर ऑलवेज इंडक्ट हिमसेल्फ विद दोज डिपार्टमेंट्स। मैं अपनी इंडस्ट्री की बात बताऊं तो मुझे अनफॉर्चुनेटली ये नहीं पता हो रहा मेरी फैक्ट्री के अंदर क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू सॉर्ट आउट द ह्यूमन टेक्निकल इश्यूज एंड
डिपार्टमेंटल इश्यूज। तो ये वो सिनेरियोज हैं। इसी तरह मुख्तलिफ हर इंडस्ट्री के अंदर कोई ना कोई एक आदमी किसी की तरफ इंडक्ट होता है टू सॉर्ट आउट द इश्यूज। ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट बी एट द फैसिलिटेटर बिहेवियर। वन विंडो ऑपरेशन आज के वक्त की बहुत अहम जरूरत है। और बहुत सारा स्मॉल इंडस्ट्री इस चीज के ऊपर बड़ा सफर कर रहा है, क्योंकि वन विंडो ऑपरेशन नहीं है, चाहे वो कर्जाजात के मामलात हों या दीगर मामलात हों। जैसे रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो स्टेट बैंक है उनको कहा है कि स्मॉल मीडियम एसएमई सेक्टर जो है इसको खास तौर पे कर्जे फराम किए जाए। अब मैंने 2-4 शोज भी उनके साथ किए हैं, एसएमई क्लिनिक भी लगाया गया सरीना होटल के अंदर, जिसका मकसद ये था कि वहां पे तमाम रिप्रेजेंटेटिव जो कि आपके प्राइवेट बैंक्स के हैं उनको बुलाया गया और उनको बताया गया कि आपने ये कर्जे इनको देने हैं। वहां पे सबने ओके किया और ये कहा कि इनकी फाइल्स परसू की जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जैसे ही वो यहां से गए, उनका कहना है कि बैंक्स के अंदर जाके जब भी फाइलें जमा करवाते हैं वो फाइल ही एक्सेप्ट नहीं करते, एप्लीकेशन ही नहीं लेते, और ऊपर से कहते हैं कि अगर आपने कि कोई लोन स्कीम लेनी है तो वो अपनी बैंक के निकाल के आगे रख देते हैं, जिसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। इसके ऊपर भी मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक के बाद खुशामदीद। जनाब, आज के जो विनर्स हैं जिनसे हमने एक मुहावरा पूछा था कि आसमान से गिरा और डैश में अटका, तो इसका मतलब यह है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो ये मुहावरा आपको कंप्लीट करना था। जीतने वाले जो खुशनसीब हैं जिन्होंने ड्यू कॉस्मेटिक्स की तरफ से आज का जो इनामात हैं वो गिफ्ट टेम्पर से जीते, उनके नाम बताता चलूं। फातिमा रहमान, मुबशरा सुल्ताना चिन्योट से, हिना, मिसिस खजरान और आयत, ये वो 5 खुशनसीब हैं जिन्होंने आज ड्यू कॉस्मेटिक्स की तरफ से इनामात जो हैं वो विन किए हैं। और बुलेवार्ड मॉल की तरफ से जिन्होंने इनामात विन किए हैं उनका भी मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद रिजवान, अजीम शाहद, मुजफ्फर अब्बास झंग से, अरसलान और हैदर, ये वो 5 खुशनसीब हैं जिनके नाम मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मोहम्मद रिजवान, अजीम शाहद, मुजफ्फर अब्बास जंग से, अरसलान और हैदर, ये वो 5 खुशनसीब हैं जिन्होंने बुलेवार्ड मॉल की तरफ से गिफ्ट टेम्पर जो है वो जीता है। और जो खवातीन जो कि ड्यू कॉस्मेटिक्स की तरफ से इनामात जीत चुकी हैं उनको मैं दिखाता चलूँ। ये वो गिफ्ट टेम्पर होगा जिसमें पॉलिशर और दीगर चीज़ें भी मौजूद होंगी, ये आपको फराम की जाएंगी। ये गिफ्ट टेम्पर जो है वो आपको दिए जाएंगे। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। श्याम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। श्याम साहब क्या कहेंगे, हमारी बिजनेस कम्युनिटी की मजीद डिमांड्स क्या हैं हुकूमत से जो कि फुलफिल उनको करने चाहिए और जिससे इंडस्ट्री के अंदर बूम आएगी, रोजगार के मौके बढ़ेंगे? क्योंकि हमारी पुरानी इंडस्ट्री भी कई बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी जो कि बंद हो चुकी थी, वो रिवाइवल में है अभी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने रोजगार के मौके फराम करने हैं तो नई इंडस्ट्री लगनी चाहिए, और नई इंडस्ट्री के हवाले से फेडमिक का कितना अहम किरदार है, इस हवाले से भी आगाह करें। देखें जी, आपके सवाल के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा अपॉर्चुनिटी ऑफ पावरमेंट एम्प्लॉयमेंट, ये सबसे आखिर में आता है। पहले नई इंडस्ट्री कैसे लगेगी? गवर्नमेंट एसईजीज या जौन से आपके इसको आप कह लें नए इंडस्ट्रियल जोन्स जौन से होते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल जोन जौन से, इनको स्मार्ट इंडस्ट्रियल जोन गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस। ना सिर्फ फेडमिक के अंदर, इलामा इकबाल के अंदर, गवर्नमेंट सिटी आपका हासलपुर, पंजाब के अंदर शुजाबाद, इसी तरह फोटाबाद, डिफरेंट जगह के ऊपर गवर्नमेंट ने एसईजी लगाए। रहीम यार खां में मुल्तान का इंडस्ट्रियल जोन है। गवर्नमेंट इज गोइंग टू कॉलोनाइज दीज एसईजीज। अब उनकी कॉलोनाइजेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? उनकी कॉलोनाइजेशन के लिए ही टफ की टाइप की हमें फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी, फैसिलिटेशन देनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए लाजमी तौर के ऊपर सस्ते कर्जाजात देने पड़ेंगे अपनी इंडस्ट्री को कि वो नई इंडस्ट्री। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर टैक्स हॉलीडे देनी पड़ेगी एसईजीज के अंदर, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस भी की हुई है, ताकि हमारा ना सिर्फ हमारा मुल्की सरमायादार बल्कि आपका फॉरेन इन्वेस्टर भी आ सके। जिस तरह कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जहां जो आपका लोकल इन्वेस्टर नहीं काम कर सकता। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आपकी प्लास्टिक इंडस्ट्री, आपकी रोजमर्रा बनाने वाली तमाम प्लास्टिक बेस्ड, केमिकल बेस्ड जितनी भी है, उन सब की बेसिक रॉ मटेरियल है नेफ्था क्रैकर। इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ बिलियन ऑफ डॉलर्स, वो हम नहीं लगा सकते। देयर इज ए नीड कि वहां पर कोई बड़ा इन्वेस्टर आए उस पर काम। अगर एक नेफ्था क्रैकर का प्लांट पाकिस्तान में लग जाए, पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स को क्रैक करने का काम होता है, तो आप यकीन करें इनकलाब आ जाता है, आपके इंपोर्ट बिल डिक्लाइन कर जाता है। आपका जो इंपोर्ट बिल डिक्लाइन करता है उसकी रेशो, आपकी जितनी यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है डाइस केमिकल का, वो बिलियंस में है।
वो खत्म हो जाएगा। आप वो सब यहीं पे बनेगा। मैन्युफैक्चर एक प्लांट आपको सिर्फ केक बनाना पड़ेगा बाहर से, इट्स अ टेक्निकल पार्ट उसके ऊपर, लेकिन वो बहुत बड़ा, इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट प्लांट। लेकिन थिंग इज दैट कि आप ऐसा बंदा जो वो लगा सकता है जहाँ पे पोटेंशियल भी है, उसको सारी प्रेजेंट किया जाए ये चीजें, तो हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है उनकी तरफ से कोई डेलीगेशन उनके पास नहीं गया, कोई उनको प्रपोजल नहीं दिया गया इस हवाले से? देखिए जी, पहली बात तो मैं पहले बता चुका हूँ, इट्स बेसिकली अबाउट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कोई एक कंपनी बड़ी नहीं कर सकेगी। इट्स अबाउट द कंट्री स्टेक्स। ये हुकूमतों के लेवल का काम है। बट हमने 20 दफा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के लेवल पे, फैसलाबाद चेंबर ने, या जब लास्ट टाइम आई वाज चेयरमैन एप्टपमा, तब भी हमने इनको बहुत ज्यादा लिखा था और कहा था कि वी नीड दिस एट अर्जेंट बेसिस। और गवर्नमेंट इस पे फोकली काम भी कर रही है, लेकिन इस पे स्पीडी काम करने की जरूरत है। इफ यू वांट टू कट डाउन योर इंपोर्ट बिल्स रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स, रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्री, पॉलीथीन इंडस्ट्री, वॉट एवर, अब आप पॉलिएस्टर बेस जा रहे हैं, आपका फैब्रिक आने वाले दिनों के अंदर पॉलिएस्टर, कॉटन बेस कम होती जा रही है, पॉलिएस्टर बेस ज्यादा बनती जा रही है, माइक्रो फाइबर्स की तरफ जा रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर्स की तरफ जा रहे हैं, टेक्सटाइल के अंदर रेवोल्यूशन आ रही है। R&D इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया जिसकी अगर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट आज के दौर में R&D नहीं करता तो वो पीछे रह जाता। तो हम ये चाहते हैं कि वो रॉ मटेरियल्स जो हमें इंपोर्ट करना पड़ते हैं, हम अभी तो फिलफॉर तो आप उस पर हमें ड्यूटी फ्री करें उन रॉ मटेरियल्स के ऊपर, और इसके साथ साथ पैरेलल इसकी एफर्ट्स भी करें कि वो रॉ मटेरियल हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, उसकी मिसाल हमारे डिजिटल मशीन्स बहुत ज्यादा इम्प्लांट हुई, डिजिटल इंक सारी हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो नाउ फेडमिक के अंदर वी आर गोइंग टू हैव अ डिजिटल प्रिंटिंग प्लांट। हमने इनकरेज किया, चाइनीज कंपनी आ रही है, वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने का प्लान लगा रही है। तो देखें आने वाले दिनों में ये इसी तर्ज के ऊपर हमें मजीद काम करने की जरूरत है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। हमारा एक रैपिड फायर क्वेश्चन का सेगमेंट होता है। मैं चाहता हूं आपके साथ भी एक सवाल करूंगा और कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें से एक ऑप्शन जो है वो आपको चूज करना होगा। तो स्टार्ट करें जनाब। जी जी। फैसलाबाद के अंदर 2 शख्स कोरोना में मुब्तला हैं, आपके पास इंजेक्शन है, किसी एक को दे के ठीक कर सकते हैं उसे, किसे देंगे पहले ठीक करने के लिए इंजेक्शन? सिकंदर आजम को या मियां अदरीस को? मियां अदरीस को बचाना ज्यादा जरूरी है। मियां अदरीस को जनाब, खासतौर पे चैम्बर के हवाले से मियां अदरीस को बचाना ज्यादा जरूरी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का टाइगर कौन है? शब्बीर हुसैन चावला या जिया आलमदार? जिया आलमदार। जिया आलमदार, ठीक है। क्योंकि शब्बीर हुसैन चावला तो इज ए वेरी इनोसेंट, इज ए टेक्निकल पर्सन। टेक्निकल पर्सन है, लेकिन जिया आलमदार साहब आप टाइगर हैं हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और इसकी तस्दीक मौजूदा प्रेसिडेंट ने कर दी है। तो मूवी के अंदर अगर हीरो आना चाहें, इनमें से किस हीरोइन के साथ आना पसंद करेंगे? मीरा जी, रीमा जी या मायरा खान? सारी पुरानी हो गई, सारी पुरानी हो गई। आपको नई कौन सी पसंद है जनाब? वो अभी आपने बताई नहीं, ऑप्शंस नहीं दी। ऑप्शन नहीं है, जो आपको पसंद है आप वो बता अभी कोई इतना को साथ देखा नहीं, को मूवीज देखने का टाइम नहीं मिल रहा। कोई एक जो आपके जहन में हो। मायरा खान इज बेटर है, उन दोनों से बेटर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सरसब्ज लहलहाते शादाब जो खेत हैं वो मौजूद हैं किसी गांव के अंदर, और उन खेतों के दरमियान एक कच्ची रोड है। उस कच्ची रोड पे एक साइकिल है और उस साइकिल पे एहतशाम जावेद मौजूद हैं। इनमें से किस हसीना को अपने पीछे बिठा के साथ उस कच्ची सड़क पे सफर करना चाहेंगे? ज़ेबा बख्तियार, महानूर बलोच या साइमा? महानूर बलोच। महानूर बलोच बेहतर है इनमें से। उनकी उसकी एक वजह है, हम बचपन में भी उन्हें देख रहे थे, वो भी तब भी खूबसूरत थी। आप भी थोड़ा अर्सा पहले कराची गए तो वहां पर भी एक मीटिंग के अंदर मुलाकात हुई, तो मुझे पहचानने में लगा ये वही महानूर बलोच है। तो जो एवरग्रीन लहलहाते खेत हैं तो वही वैसे बड़े जबरदस्त जीन्स हैं उनके, मतलब बुरी नहीं हो रही, वो जवान से जवान। आपकी फील्ड में आपको जरा इस पे वर्कआउट करना पड़ेगा। मैंने तो काफी किया है जनाब, हर चीज पे वर्कआउट किया है। अच्छा जनाब, इनमें से कौन से शख्स हैं जिनसे आप मुस्कुरा के सलाम लेंगे? इनमें से कौन सा ऐसा शख्स है जिससे जस्ट सलाम लेंगे और किसे देख के रास्ता तब्दील कर लेंगे? शेख रशीद, फवाद चौधरी, शिबली फराज? शेख रशीद। उनसे मुस्कुरा के सलाम लेंगे। शेख साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और नॉर्मल जो है उन किससे सलाम लेंगे? बाकी दोनों से नॉर्मल सलाम। और रास्ता किससे देख? मैं फिरता नहीं, रास्ता नहीं फिरता, रास्ता नहीं तब्दील कर। मैं तब्दील ही नहीं करता। अच्छा चले जी, अच्छी बात है। अच्छा, अगर किसी हसीना पे शायरी लिखनी हो तो इनमें से किस पे लिखेंगे? हरीम फारूक, महवश हयात,
ज़ारा नूर अब्बास। लिखनी नहीं आती। अगर लिखनी पड़े, कभी शायराना आती। तबीयत हो जाए, गालिब का शेर इनमें से किसी पे पड़ जाए आपको। मैंने कहा आती नहीं है। मैंने कहा अगर लिख के मैं दे दूं, सपोज आपने जितने इस तरह के सवाल कर लिए मुझे आज पक्की मार पड़ेगी, इसलिए मैं avoid कर रहा हूं। चले जनाब, मैं सपोज एक शेर आपको लिख के दे देता हूं, इनमें से किसको पढ़ के सुनाएंगे आप? हरीम फारूक, महविश हयात, ज़ारा नूर अब्बास। ज़ारा नूर अब्बास। ज़ारा नूर अब्बास आपको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मोहब्बत भरा शेर सुनाएंगे। अगर थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, माजर चाहूंगा, मेरे से जज्बात में गलती होगी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट जो है वो आपको मोहब्बत भरा शेर सुनाएंगे अगर आप कभी मिले तो। बहुत शुक्रिया इत्शाम जावेद साहब आपका आज शो के अंदर आने के लिए, और यहाँ पे डिश भी हमारी आज की तैयार हो चुकी है, हम शो के बाद आपको लाजमी चखाएंगे, क्योंकि हमारे जो यूके शेफ आज मौजूद हैं उनकी बोलती तो आपने बंद की ब्रेक में, लेकिन मैं चाहता हूँ आज खाना भी उनका खा के टेस्ट करके बताएं कि कैसा बना। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।